वेलकम टू माय क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज कॉन्स्टिट्यूशन। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है संविधान। हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जैसे बच्चों आपको पता है कि पहले अपने यहाँ पे ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिश शासन के बाद जो हमारा खुद का संविधान था वो 1950 में लागू किया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल दैट डिटरमाइन हाउ ए कंट्री और स्टेट रन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मतलब है कि वो एक सेट ऑफ बुक है। आप उसे एक बुक की तरह से लर्न कर सकते हो कि एक सेट ऑफ बुक है कि जिसके अंदर सारे रूल और सब रूल्स बताए जाते हैं कि हमारी कंट्री और स्टेट कैसे काम करेगी, हमारे यहाँ हमारी जो पार्टीज है या हमारी गवर्नमेंट है वो कैसे रन करेगी या कैसे काम करेगी, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत क्यों है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या जनरेट करता है? कोऑर्डिनेशन एंड ट्रस्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। वो जो है गवर्नमेंट और लोगों के बीच में एक ट्रस्ट स्थापित करता है, एक कोऑर्डिनेशन, समन्वय। कोऑर्डिनेशन को हिंदी में बोलेंगे समन्वय, कि आपस के अंदर कोई झगड़े वाली कंडीशन नहीं रहती। फिर कोऑर्डिनेशन एंड ट्रस्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। वो एक कोऑर्डिनेशन एंड ट्रस्ट स्थापित करेगा किसके बीच में? गवर्नमेंट और पीपल के बीच में। अगर जैसे मान लो कोई भी लॉ ना हो तो हम लोग कैसे चलेंगे? आप बच्चों आप इस तरह से देखो कि अगर आप लोग कभी भी आप सफर कर रहे हो और उसके अंदर आपको कहा जाता है कि आप हेलमेट लगा के सफर करोगे। जब आप लोगों को कहा जाता है, रूल बना दिया गया है, तो आप बात मानोगे, आप भी बात मानोगे और गवर्नमेंट भी आपकी बात, आप अपनी बात गवर्नमेंट के सामने रख सकोगे। अगर उसके बारे में कोई लॉ होगा, कोई कानून होगा, तभी आप बात मानोगे। आपको पता होगा कि उसके लिए आपको सजा दी जाएगी और वो कानून के द्वारा निर्धारित की गई है, तभी वो गवर्नमेंट की बात मानेंगे ना, वरना कोई पुलिस वाले की बात भी क्यों मानेगा? तो इसलिए इट जनरेट कोऑर्डिनेशन एंड ट्रस्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। लेकिन सेकंड पॉइंट आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका सेकंड पॉइंट क्या है? लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करती है, वरना हर कोई नेता अपनी चलाता रहेगा, हर कोई नेता अपने हिसाब से चलेगा कि हमने तो अपना अपना करना है, कि जिस तरह से मर्जी चले, तो वो नहीं हो पाएगा। अब एक हर किसी की एक लिमिट है कि उस लिमिट के अंदर ही गवर्नमेंट अपना काम कर सकती है। अगर थर्ड पॉइंट आता है स्पेसिफिक द टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ये हमें स्पेसिफिक करता है, ये हमें बताता है कि हमारी गवर्नमेंट कैसे है या हमारी गवर्नमेंट किस टाइप की है। जैसे हमारा मोनार्ची सिस्टम है या हमारा एक मिनट सॉरी, हमें ये स्पेसिफिक द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के टाइप को बताता है कि ये स्पेसिफिक करता है कि हमारी कौन सी डेमोक्रेटिक है या मोनार्ची है। मोनार्ची का मतलब होता है राजतंत्र, लेकिन हमारी कौन सी है? डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारे इंडिया के अंदर। तो ये स्पेसिफिक करता है, बताता है कि हमारी गवर्नमेंट किस टाइप की है। उसके बाद आता है इट रिटन लॉ एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल। ये एक रिटन लॉ है जिसे कि हमारी भारत की जनता ने एक्सेप्ट किया है, सबने एक्सेप्ट किया है। यहाँ पे ये कहिए कि हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों ने एक्सेप्ट किया, तो इट मींस हमने भी एक्सेप्ट किया है। तो ये जो थी हमें कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या है, उसके बारे में। अब आएगा इसके फीचर्स क्या है। आपने अभी पढ़ा है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स है जो डिटरमाइन करता है कि कंट्री और स्टेट कैसे रन करेगी। उसकी नीड क्यों है? क्योंकि वो ट्रस्ट जनरेट करता है गवर्नमेंट और पीपल के बीच में। अब आपका नेक्स्ट आता है कि इसके फीचर्स क्या है। इसके फीचर्स क्या है? नंबर 1 पे आएगा फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है? कि फेडरलिज्म का मतलब होता है कि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बताने, कि गवर्नमेंट के कितने लेवल्स हैं। जैसे मान लो हमारे यहाँ पे जैसे 2 लेवल्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके अंदर की सिर्फ 1 लेवल पे शक्तियां होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, कुछ डिसीजन हमें सेंट्रल लेवल पे लेने होते हैं और कुछ डिसीजन हमारी स्टेट गवर्नमेंट, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, वो अपने अपने लेवल पे अपने जो है अपने स्टेट का डिसीजन लेती है। तो हमारे यहाँ पे कौन सी है? फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब है कि 2 टाइप की, जिसके अंदर 2 लेवल हो जाते हैं, इसके अंदर की 2 लेवल की सरकार है, स्टेट एंड सेंट्रल लेवल, स्टेट और सेंट्रल लेवल की है। और जो थर्ड टायर है इसका, पंचायती राज जो है, वो इसका थर्ड टायर रह जाता है। उसके बाद आ जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म को एक्सेप्ट किया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म का मतलब होता है कि हमारे द्वारा चुने हुए, जैसे हमारा पार्लियामेंट है कि जहां पे हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, तो उसके अंदर क्या है कि एवरी 18 ईयर सिटीजन कैन वोट। जो भी हमारे यहाँ का 18 ईयर का सिटीजन होगा वो वोट कर सकता है। हमारे यहाँ पे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। तो इसका फीचर क्या है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसमें इलेक्शन होता है
और इलेक्शन के थ्रू ही गवर्नमेंट चुनी जाती है। ऐसे नहीं होता है कि एक बार किसी को नेता बन गया तो उसी का बेटा आगे नेता बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। नंबर 3 है, हमारे यहाँ पे हर एक चीज का सेपरेशन किया गया है, सेपरेशन ऑफ पावर की गई है, जैसे कि लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर का क्या है? लेजिस्लेचर जो है कानून बनाती है, कानून का निर्माण करती है, या मेक द लॉ, इसका हम सीधा लिख सकेंगे मेकिंग द लॉ। और सेकंड आपका आ जाएगा एक्सिक्यूटिव। एक्सिक्यूटिव क्या करती है? इंप्लीमेंट द लॉ, जो भी लॉ बना दिया गया है उसको इंप्लीमेंट करना जो है एक्सिक्यूटिव का काम है, इंप्लीमेंट करती है। और थर्ड आ जाता है जुडिशरी। जुडिशरी है वो जो है सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन, ये डिस्प्यूट सेटल करती है। जैसे मान लो किसी के बीच में कोई झगड़ा हो गया, या मान लो दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, या गवर्नमेंट और अपने पीपल के बीच में झगड़ा है, या दो गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा है। सपोज करो पंजाब या हरियाणा को आपस में डिस्प्यूट है, या दो लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट है, या हमारा गवर्नमेंट के साथ कोई डिस्प्यूट है, तो उसको जुडिशरी सेटल डाउन करती है। उसके बाद आते हैं हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स। आगे हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में। हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा 6 जो है हमें राइट्स दिए गए हैं। हाँ जी बच्चों, अब मैंने आपको बताया था जहां तक, उसके बाद है कि आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में है कि फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं। अब नंबर 1 पे आता है, जो फंडामेंटल राइट का मतलब होता है ऐसे राइट्स जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं, जो एवरी सिटीजन को दिए गए हैं। अब गवर्नमेंट ने हमें क्या क्या फंडामेंटल राइट्स दिए हैं उनके ऊपर है ये कि फंडामेंटल राइट नंबर 1, राइट टू इक्वेलिटी। इक्वेलिटी का मतलब होता है इक्वेलिटी, जैसे कि वर्ड से ही पता चल रहा है कि इक्वल, या आपको यहाँ पे वर्ड से ही पता लग रहा होगा कि इक्वल। राइट टू इक्वेलिटी का मतलब होता है इक्वल बिफोर लॉ, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, किसी को भी डिस्क्रिमिनेटेड नहीं किया जा सकता ऑन द बिहाफ ऑफ देयर कास्ट, देयर रिलीजन एंड देयर सेक्स। हम ये नहीं कह सकते कि इसका ये कास्ट है, या इसका ये कास्ट है, या ये रिलीजन है, इस धर्म का है तो ये काम नहीं कर सकता, ये वो काम नहीं कर सकता। हम ऐसे नहीं कह सकते। ना ही हम ये कह सकते हैं कि ये लड़का है या ये लड़की है तो ये इस पोस्ट पे नहीं जा सकता। आजकल लड़कियां भी बराबर लड़कों के बराबर उसी पोस्ट पे जा रही हैं जिस पोस्ट पे लड़के जा रहे हैं, चाहे वो हवाई जहाज चलाना हो, चाहे वो रेलगाड़ी चलाना हो, या कोई भी काम हो, तो उसे ये नहीं कहा जा सकता कि ये लड़की है तो ये नहीं कर सकती, या ये फलां फलां कास्ट का है तो ये मंदिर में अपॉइंट। जैसे मान लो राइट टू इक्वेलिटी क्या है? इक्वल, कि कानून के आगे इक्वल होना। हम सभी का ये राइट है कि हम कानून के आगे क्या है? इक्वल है, सभी एक जैसे हैं, सभी को एक जैसे अधिकार कानून के द्वारा दिए गए हैं। नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट करने का मतलब होता है कि किसी को नीचा दिखाना। तो नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, आप लोग सीधा लिखोगे कि नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड बिहाफ ऑफ देयर रिलीजन, देयर कास्ट, देयर सेक्स। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है राइट टू फ्रीडम। अब फ्रीडम क्या है? कि हरेक किसी को अपनी बात कहने का, अपनी स्पीच कहने का, अपनी मतलब जैसे आप यहाँ कहीं पे भी देखते हो कि हर किसी को अपनी बात कहने का हक है। हम गवर्नमेंट के सामने अपनी बात कह सकते हैं, राइट टू फ्रीडम है ये हमारा। उसके बाद है कि इसके अंदर एक्सप्रेशन द राइट फ्रॉम एसोसिएशन। एक तो हम अपनी बात समझाने के लिए बात कह सकते हैं, और दूसरा हम एसोसिएशन भी बना सकते हैं। जैसे कई ग्रुप्स हैं, मान लो कई समाज हैं, वो अपना एसोसिएशन बनाते हैं, अपने बारे में बताते हैं, तो हमें एसोसिएशन बनाने का भी हक है, राइट। अब है थर्ड राइट है हमारा अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का आप जैसे कि आपको वर्ड से पता चल रहा है कि किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जा सकता। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है किसी को दबाना या किसी से नाजायज काम करवाना। जैसा पहले के टाइम में आप देखते थे कि बंधुआ मजदूर वगैरह होते थे, तो किसी को भी बंधुआ मजदूर अब नहीं बनाया जा सकता, किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जा सकता, बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते किसी को भी। और नंबर ये जो हमारा जो कानून, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये प्रोहिबिटेट करता है। प्रोहिबिटेट का मतलब होता है रोकता है कि आप किसी को बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते, और जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनसे आप काम नहीं करवा सकते, और ना ही किसी से जबरदस्ती कोई काम करवाया जा सकता है। इसमें 3 बातें हैं। किसी को बंधुआ मजदूर नहीं बनाया जा सकता, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसे कहते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं की जा सकती, 14 साल से कम उम्र के बच्चे से काम नहीं करवाया जा सकता, और नंबर 3 पे आप किसी से जबरदस्ती भी लेबर नहीं करवा सकते। इसके अंदर 3 ही पॉइंट आएंगे, फोर्स लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग
कि किसी को बंदी बना करके उससे काम करवाना, जैसे किसी को खरीदना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है किसी को एक तरह से आप कह सकते हैं खरीद करके उससे काम करवाना, कि हमने किसी को पैसे देकर किसी बच्चे को या किसी को खरीद लिया। तो इसमें 3 बातें आएंगी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं, 14 साल का बेबी नहीं, और थर्ड बात इसमें आ जाएगी कि आप किसी को फोर्सफुली लेबर नहीं करवा सकते। तो एक्सप्लोरेशन का मीनिंग वर्ड से पता चल रहा है कि किसी से दबाव पूर्ण कोई काम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, कि कोई भी हमसे हमारी मर्जी के विरुद्ध काम नहीं करवा सकता, जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता। यह है हमारा राइट टू एक्सप्लोइटेशन। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब ये भी आपको वर्ड से पता लग रहा है, रिलीजन माने धर्म, हमें धर्म की स्वतंत्रता है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ पे कोई भी, हमारा जो कंट्री है इसे कोई मुस्लिम कंट्री बताया गया है, ये क्रिश्चियन कंट्री बनाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी कंट्री को, हमें हर किसी को अपना धर्म मानने की, उसे आगे बढ़ावा देने का पूरा हक है। हर कोई भी पर्सन जो है अपनी मर्जी से किसी भी रिलीजन को अपना सकता है। मान लो आज मैं हिंदू हूं, अगर मैं चाहूं तो मुस्लिम धर्म में भी जा सकती हूँ या क्रिश्चियन धर्म को भी अपना सकती हूँ। हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से पूरा हक है कि जिस धर्म को हम मानना चाहे, हमारा मन मानना चाहे, हम उस धर्म को मान सकते हैं। इसके अंदर है हैज टू राइट द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, कि हर कोई इंसान अपनी मर्जी के धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है, अपनी मर्जी के धर्म को अपना सकता है। अब ये 5th पॉइंट आ जाता है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट ये मिनोरिटी के लिए है एक तरह से, कि मान लो आपको मिनोरिटी है। अब हमारे यहाँ पे जैसे हिंदू ज्यादा है, हमारे एरिया के अंदर आप देखो कि यहाँ पे हिंदू ज्यादा है, क्रिश्चियंस या मुस्लिम बहुत कम है, तो वो अपना एसोसिएशन खोल सकते हैं, अपने बारे में प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हमारे देश में इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। मान लो यहाँ पे बुद्धिज्म तो कोई दिख ही नहीं रहा है हमारे आसपास के एरिया में, तो समझ लो यहाँ पे कोई बुद्धिज्म आता है और वो अपना एसोसिएशन खोलना चाहे तो खोल सकता है। तो ये है हमारा कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, कि हम अपने कल्चर को अपना भी सकते हैं, हम कोई मर्जी पहनावा पहन भी सकते हैं, और नंबर 2 पे अपने कल्चर और अपने रिलीजन का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। ये कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। उसके बाद है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में आता है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है, कि अगर हमारे जो ऊपर के 5 अधिकार है जो हमें गवर्नमेंट द्वारा दिए गए हैं, अगर कोई इन्हें नहीं मानता है या हमारा इनका हनन होता है या इनको दबाया जाता है, या मान लो जैसे रिलीजन है, कोई हमें रिलीजन ना मानने दे, या हमें जबरदस्ती काम करवाए, या हमें कुछ ना करने दे, या इक्वेलिटी ना करने दे, या कोई गवर्नमेंट सरकार का कोई भी आदमी या कोई भी इंसान हमें रोके, तो वी कैन गो टू कोर्ट। दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका मतलब है कि मान लो कोई भी, समझ लो कोई पुलिस वाला ही है, अगर वो हम पे दबाव डाल रहा है और ऊपर वाले 5 काम नहीं मान रहा है, तो हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, मतलब कि हम उसमें कोर्ट में जा सकते हैं, वी कैन गो टू कोर्ट। अगर इन 5 में से किसी का भी हनन होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर 6th वाला और 1st वाला ज्यादातर पेपर में आ जाता है कि राइट टू इक्वालिटी क्या है और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बहुत बार आता है कि रेमेडीज क्या है, कि अगर हमारे किसी भी हक का जो है कोई विरोध करता है या हमारा हक माना नहीं जाता, तो वी कैन गो टू कोर्ट। दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका मतलब है कि इफ ए पर्सन बिलीव दैट एनीवन देयर फंडामेंटल राइट हैव बीन वायलेटेड, अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेटेड किया जाता है तो वी कैन गो टू कोर्ट।